Hello everyone, this is सुजीत कुमार झा एंड यू आर वाचिंग ईरोडोव स्कूल ऑफ फिजिक्स। अभी तक इस चैनल पे कंप्लीट फिजिक्स का लेक्चर वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं वन बाय वन करके पूरे फिजिक्स का लेक्चर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। लेकिन ये सभी वीडियो उन सबों को ज़्यादा हेल्प कर पाएगा जो स्टूडेंट मेरे क्लासरूम में, मेरे 2 ईयर क्लासरूम में जुड़े हुए हैं, 1 ईयर क्लासरूम में जुड़े हुए हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। चलिए बिना समय गंवाए, यूनिट एंड मेजरमेंट। देखिए, जब बात फिजिक्स की होती है, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फेनोमेना। लेकिन आप नेचर के को स्टडी कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। समझिए इन सब बातों को। यदि आप नेचर को समझना चाहते हैं, नेचर को सीखना चाहते हैं, नेचर को पढ़ना चाहते हैं, तो आपको फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे? जैसे देखिए, सपोज दैट अभी गर्मी का मौसम है या ठंडा का मौसम है, तो टेम्परेचर यदि आपके बॉडी से, रूम टेम्परेचर यदि आपके बॉडी से ज़्यादा है तो आपको गर्मी लगेगा। यदि रूम टेम्परेचर आपके बॉडी से कम है तो आपको ठंडा लगेगा। तो आपने यहाँ पे किस क्वांटिटी के हेल्प से टेम्परेचर को बताया? गर्मी का मौसम है, ठंडा का मौसम है, ये आपको कैसे पता चला? टेम्परेचर के हेल्प से। टेम्परेचर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी की बात होगी। अब फिजिक्स हो गया स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेना। लेकिन इस नेचर को स्टडी करने के लिए, इसके फिनोमेना को समझने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी को किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाएगा, किसी पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे अब हम लोग कुछ टर्म्स को लिख सकते हैं। तो लिखिएगा फिजिक्स। शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर ये फिजिक्स से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा फिजिक्स। लिखिएगा द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। ओके ओके, नेक्स्ट लिखिएगा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच हेल्प टू डिफाइन लॉ ऑफ फिजिक्स एंड मेजर्ड बाय पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। है ना? फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया? जो कि फिजिक्स के लॉ को डिफाइन करे और किसी न किसी पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर हो, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जैसे न्यूटन का सेकेंड लॉ है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास, एक्सेलरेशन और फोर्स, ये क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। और F इक्वल टू m है, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ फिजिक्स का एक लॉ है, नेचर का एक लॉ है, जिसको कि फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ये सभी फिजिकल क्वांटिटी किसी न किसी पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप प्रेशर लिख सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। आप इलेक्ट्रिक करंट एमीटर के द्वारा, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। वोल्टेज को वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। रेसिस्टेंस को आगे हम लोग पढ़ेंगे, मल्टीमीटर, रेओस्टेट, इन सबों के द्वारा मेजर किया जाएगा। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाएगा। इस कारण से फिजिकल क्वांटिटी को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, द क्वांटिटी विच हेल्प टू डिफाइन लॉ ऑफ फिजिक्स एंड मेजर्ड बाय पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे एक बात हो रही है मेजरमेंट की बात हो रही है। मतलब आप यदि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो आपको उसके मेजरमेंट की भी बात करनी पड़ेगी। मेजरमेंट क्या होता है? जैसे मान लो कि आप किसी दुकान में जाते हो, आपने कहा कि 5 kg आलू खरीदना है, पोटैटो खरीदना है 5 kg। तो आप जो 5 किलोग्राम जो कर्ड है, वो एक क्वांटिटी है, वो एक अमाउंट है ना? वो क्या है? मेजरमेंट है। आपको 5 kg वो पोटैटो तौल कर देगा, तो उसने एक अमाउंट तौल के दिया, दैट इज मेजरमेंट। आपने देखा, आपको यदि आपने कहा 5 kg आलू दो और वो यदि आपको 1 आलू दे दे, तो आप कहोगे ना, अरे ये 5 किलो थोड़ी होगा, ये तो 100 ग्राम भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मेजरमेंट का पता है कि 5 kg आप आलू मांग रहे हो, तो कम से कम इतना होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे मेजरमेंट
की जब बात कर रहे हैं तो मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट होता है कि किसी एक स्टैंडर्ड से आप उसको कंपेयर कर रहे हो, है ना। मेजरमेंट का मतलब होता है आप किसी न किसी एक स्टैंडर्ड से आप उसको कंपेयर कर रहे हो। मतलब मेजरमेंट क्या हो गया, इट इज द प्रोसेस इन विच वी कंपेयर अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड ऑफ क्वांटिटी, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, मतलब आप यदि एक की देखो दुकान में जब आप जैसे मान लो आपने बोला 5 kg, तो 5 kg का वो एक लोहे का एक ऑब्जेक्ट एक तरफ चढ़ाता है और दूसरी तरफ आलू रखता है और उन दोनों को बैलेंस करता है, तो कहता है कि ये 5 kg हो गया। ठीक है ना। तो मेजरमेंट को आप समझ सकते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट क्या हो गया, इट इज द प्रोसेस इन विच वी कंपेयर अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। ये हो गया मेजरमेंट। सभी लोगों को समझ में आया मेजरमेंट क्या होता है। तो ये हो गया मेजरमेंट। ठीक है, तो जब हम लोग मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो यहां पे यूनिट की बात भी हो रही है। कैसे हो रही है, जैसे आपने बोला कि 5 kg पोटैटो चाहिए, तो 5 क्या हो गया, एक नंबर हो गया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और आपने उसके साथ यूनिट लगाया है किलोग्राम। आप जब भी दुकान पे जाओगे यदि आपको पोटैटो खरीदना है तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि 5 मीटर पोटैटो, मीटर से तो मेजर करके वो पोटैटो नहीं दे सकता है, या 5 लीटर भी आप नहीं बोल सकते हो। तो एक पार्टिकुलर यूनिट भी बनाया गया है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो यदि आप बात करते हैं क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ठीक है, क्यू क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, एन जो है न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और यू जो है यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो गया यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो यहाँ तक आपको समझ में आया मेजरमेंट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब आप यूनिट समझ चुके हैं, ठीक है, कि हम लोग एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, दैट इज मेजरमेंट। तो यहाँ पे यूनिट डिफरेंट कंट्री का, बहुत सारे कंट्री का अलग अलग यूनिट रहा है हमेशा से। ठीक है, जैसे जब आप FPS सिस्टम की बात करते हैं, FPS फूड पाउंड सेकेंड सिस्टम की यदि बात करते हैं, तो ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम का एक पार्ट रहा है FPS सिस्टम। ठीक है, फूड पाउंड सेकेंड। ठीक है, तो हर कंट्री का अलग अलग रहा है। अभी जो है फ्रेंच हम लोग फ्रांस SI सिस्टम जो है वो एक्चुअली फ्रांस का है, तो हम लोग वो यूज करते हैं और पूरे वर्ल्ड में ही वही चलता है जनरली, क्योंकि उसी को इंटरनेशनल यूनिट कहा जाता है SI सिस्टम को। और आपके सिलेबस में ही भी SI सिस्टम ही है। हाँ, यूनिट एंड मेजरमेंट में पे बेस्ड यदि क्वेश्चन आएगा तो वो CGS, FPS, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट पे आ सकता है। कुछ हाइपोथेटिकल यूनिट पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन यदि अलग किसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें जो क्वांटिटी रहेंगे, उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिए रहेंगे वो SI सिस्टम में ही दिया रहेगा। तो अब बात करते हैं कि कोई भी क्वांटिटी, कोई भी यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, तो कोई भी यूनिट के पास क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, यदि आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी कम से कम एग्जिस्ट करना चाहिए जिससे आप यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला प्रॉपर्टी है, तो यहां पे आप लिख लीजिएगा, द यूनिट सेलेक्टेड फॉर मेजरिंग, लिखिए, द यूनिट सेलेक्टेड फॉर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी मस्ट fulfill the following requirement। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इसका क्या हो गया, इट शुड बी वेल डिफाइंड। ये एकदम वेल डिफाइंड होना चाहिए। और 1 किलोग्राम आप यदि एक केजी पोटैटो आपने लिया, अब इंडिया से बाहर यदि आप किसी अदर चाइना में चले गए तो वो 1 केजी पोटैटो हाफ केजी नहीं हो जाएगा, वो भी 1 केजी ही रहेगा। अमेरिका में चले गए तो वो भी 1 केजी ही रहेगा। तो ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, समझ गए। ये जो भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, यूनिट जब आप बनाते हो तो वो क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक, अभी यूनिट होता क्या अभी मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा यूनिट होता क्या है। ठीक है, तो इट शुड बी वेल डिफाइंड, सबसे फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, इट शुड बी सुटेबल इन साइज और अमाउंट। इट शुड बी सुटेबल इन साइज और अमाउंट।
ठीक है, मतलब जैसे मान लो आप यदि आलू पोटैटो खरीदने गए तो आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना कि 0.01 टन हमको दे दीजिए, तो दुकान वाला पागल हो जाएगा, वो टन से फिर अब उसको कैलकुलेट करना होगा। तो सुटेबल होना चाहिए, ज़्यादा साइज में बड़ा नहीं होना चाहिए। 5 kg बोले तो 5 तुरंत आपको तौल कर दे देगा, नहीं तो उसको मेजर करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो जो भी आप यूनिट यूज करते हो तो उसका एक साइज, एक पार्टिकुलर साइज होना चाहिए, उसका एक पार्टिकुलर वैल्यू होना चाहिए। आपको ये जान के चलना है, आपको ये सोच के चलना है, ठीक है। तो ये दूसरा करेक्टरिस्टिक हो गया किसी भी यूनिट के लिए, ठीक है। तीसरा है इट शुड बी इंडिपेंडेंट टू एनी फिजिकल चेंज। इट शुड बी इंडिपेंडेंट टू एनी फिजिकल चेंज। इट शुड बी इंडिपेंडेंट टू एनी फिजिकल चेंज, मतलब यदि मान लो प्रेशर ज़्यादा हो गया, ठीक है, आप यदि मान लो कि अभी यहाँ पढ़ो, आप हिमालय पे चले गए तो हिमालय पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो अब वहाँ पे क्या है कि आलू का जो वेट है क्या वो घट जाएगा? नहीं, ठीक है। उसका जो अमाउंट है वो नहीं घटना चाहिए। वेट घट सकता है लेकिन अमाउंट जो है, मास जो है वो नहीं डिक्रीज होना चाहिए। वो 1 kg वहाँ पर भी 1 kg ही रहेगा, समझ गए? मास चेंज नहीं करेगा, ग्रेविटी के कारण उसका वेट चेंज कर जाएगा लेकिन मास उसका चेंज नहीं करेगा। और आप मेजर किस चीज़ को कर रहे हो? मास को मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो ये किसी भी फिजिकल चेंज से बदलना नहीं चाहिए, जो भी यूनिट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ प्रॉपर्टी की, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूँ। चौथा क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए किसी भी यूनिट के लिए? तो आप समझिए इस बात को, ये आसानी से एसेसेबल होना चाहिए और आसानी से रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। इसको आसानी से आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो और इसको आसानी से आप, एसेसेबल का मतलब होता है सुलभ, वो आसानी से सुलभ हो, सभी के लिए सुलभ हो, है ना। जैसे आप एक मान लो कि मॉल में कोई किसी क्वांटिटी को मेजर करने का एक डिफरेंट तरीका है, दुकान में कुछ डिफरेंट तरीका है, तो फिर तो लोग कंफ्यूज कर जाएगा ना। मॉल में जाएगा कुछ और क्वांटिटी खरीद के लाएगा, इधर जाएगा कुछ और क्वांटिटी खरीद के लाएगा, तो फिर वो नहीं होना चाहिए। सेम हर जगह सब लोग को पता हो कि 1 kg कितने अमाउंट का होता है, सब लोगों को पता हो कि कोई भी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 5 kg का, 7 kg का, 10 kg का या 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर का, वो आसानी से एसेसेबल हो और आसानी से रिप्रोड्यूसेबल हो। मतलब आप कन्वर्ट कर सकते हो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। मतलब यदि मान लो कि आपको गोल्ड खरीदना है तो गोल्ड को किलोग्राम से तो नहीं खरीदोगे, उसको ग्राम से खरीदोगे, तो आप कहोगे कि 10 ग्राम चाहिए, 20 ग्राम चाहिए, 30 ग्राम चाहिए, ठीक है, समझ गए ना। तो वो आसानी से कन्वर्ट किया जा सके और आसानी से वो सबको पता हो, सबके लिए एसेसेबल हो, सबको सुलभ हो, सबके लिए, ठीक है, सबके लिए जनरल हो। जनरल भी आप कॉमन टर्म यूज कर सकते हैं एसेसेबल के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से यूनिट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि मैंने आपको बताया। अब मैं आपसे बात करता हूं कि यूनिट और डायमेंशन जो कि इस चैप्टर में पढ़ना है वो है क्या। देखिए, यदि मैं बात करता हूं यूनिट की, ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, मेजरमेंट का स्टैंडर्ड हो गया। इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिख सकते हैं? इट इज द स्टैंडर्ड of measurement of any physical quantity। ठीक है ना। ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया। जैसे किलोग्राम जो है एक स्टैंडर्ड है, किसी ऑब्जेक्ट के यदि मास को आपको मेजर करना है तो किलोग्राम एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। 5 kg, 10 kg, 7 kg। किसी भी चीज़ के लेंथ को मेजर करना है तो मीटर एक स्टैंडर्ड है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। टाइम को यदि मेजर करना है तो सेकेंड स्टैंडर्ड है, ठीक है। अभी से 10 सेकेंड बाद, अभी से 20 सेकेंड बाद नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाई होगा, तो ये टाइम एक तरीके से हो गया। तो ये सब क्या है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो यूनिट क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है ना। और मैंने अभी बताया कोई क्वांटिटी लिखेंगे तो क्या करेंगे, NU लिखेंगे। ये Q क्या हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी हो गया, U क्या हो गया, यहाँ पे यूनिट हो गया, और N क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। समझ रहे हैं ना ये। तो इस तरीके से किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी अमाउंट को आप मेजर कर सकते हो,
ठीक है ना। तो ये सब कुछ यूनिट हो गया, यूनिट के बारे में मैंने यहाँ पे बात की। अब यहाँ पे मैं एक और टर्म की बात करता हूँ, डायमेंशन की। इसी पे, इन्हीं दोनों टॉपिक पे पूरा का पूरा चैप्टर चलेगा। पूरा का पूरा चैप्टर की यदि मैं बात करूंगा तो इन्हीं दो टॉपिक पे चलेगा, यूनिट और डायमेंशन की बात होगी। देखिए यूनिट और डायमेंशन है क्या? तो यूनिट हो गया मेजरमेंट का तरीका, किसी चीज को कैलकुलेट करने का तरीका, किसी चीज को बताने का तरीका, और डायमेंशन हो गया किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका, है ना। आसान है। देखिए मेजरमेंट करने का तरीका क्या है? यूनिट। मेजरमेंट करने का तरीका क्या है? यूनिट। और डायमेंशन क्या है? रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, जैसे मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, टाइम को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को K से या थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को I से या A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज रिप्रेजेंटेशन, this is the way of representation of any physical quantity. Then how can you define dimension? तो यहाँ पे क्या, इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, और डायमेंशन क्या हो गया, इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना। तो लिखिएगा डायमेंशन में, इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन it is a standard of representation of any physical quantity. It is a standard of representation of any physical quantity. ठीक है, तो ये यूनिट हो गया, ये डायमेंशन हो गया। जैसे मास को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हो। अभी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। लेंथ को कैसे करते हो? कैपिटल L से डिनोट करते हो। ठीक है ना। इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं, इन सब चीज़ों को डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। तो ये तो बात हो गई यूनिट और डायमेंशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों को आप लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए आप इसको, यूनिट और डायमेंशन को लिख लीजिए। तो देखिए, जब क्वांटिटी की बात हो रही है तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात होगी। फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है, इसकी बात होगी। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की मैं बात करता हूं। ठीक है, तो कितने तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है? तो मेनली हम लोग 3 तरह का फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सीखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये फर्स्ट टाइप का फिजिकल क्वांटिटी हो गया। सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये सेकेंड टाइप का फिजिकल क्वांटिटी हो गया। और थर्ड क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये 3 तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तीनों फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग डिटेल में एक एक करके सीखते हैं। शुरुआत करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। देखते हैं ये क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 फिजिकल क्वांटिटी का ग्रुप है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? 7 फंडामेंटल 7 क्वांटिटी, 7 फिजिकल क्वांटिटी का ग्रुप है। ठीक है, अब कहा जाता है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है इन्हीं से बनेंगे। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी 7 फिजिकल क्वांटिटी का ग्रुप है। ये सातों फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना। मतलब यहां से हमने क्या सीखा? फंडामेंटल क्वांटिटी में 7 क्वांटिटी होगा, 7 फिजिकल क्वांटिटी होगा, और वे सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, कोई किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो कौन कौन है? जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है। तो मास कभी भी लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा,
लेंथ कभी भी टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं जैसे मान लो 1 मीटर का एक लकड़ी का टुकड़ा है, 1 मीटर का, 1 मीटर का एक लोहे का टुकड़ा है, तो निश्चित तौर पे कौन हैवी होगा, कौन हैवी होगा, लकड़ी का टुकड़ा या लोहे का? बहुत लोगों को लग रहा होगा लोहे का, कोई भी, आप नहीं बता सकते हो, कोई भी हो सकता है कि लकड़ी का जो टुकड़ा होगा वो उसका विड्थ ज़्यादा होगा, लेंथ से आप मास को कैसे बता सकते हो? और मान लो कि वो जो आयरन का जो रॉड है वो बहुत पतला होगा, ठीक है, तो कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते हो लेंथ से किसका मास ज़्यादा होगा, ठीक है। तो लेंथ, मास, ये सब क्या हो गया, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गया। टाइम मास लेंथ से इंडिपेंडेंट हो गया। तो इस लिस्ट में 7 फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जो एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जब मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इट इज द लिस्ट ऑफ 7 completely independent physical quantity. It is a list of 7 completely independent physical quantity. ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, इट इज द ग्रुप ऑफ 7 completely independent physical quantity. वे कौन कौन से क्वांटिटी हैं, वो क्वांटिटी कौन कौन से हैं देख लेते हैं। यहाँ पे मैं फिजिकल क्वांटिटी को लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं उसके एसआई यूनिट को लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसके डायमेंशन को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहला फिजिकल क्वांटिटी हो गया मास। मास का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, इसका डायमेंशन कैपिटल एम से लिखते हैं। सेकेंड हो गया लेंथ, सेकेंड लेंथ हो गया। लेंथ को हम लोग मीटर से मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग एल लिखते हैं। डायमेंशन को हमेशा इस तरह के ब्रैकेट से लिखा जाता है, इस तरीके के ब्रैकेट से, याद रखिएगा, ठीक है। तो लेंथ को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। वैसे ही टाइम, थर्ड टाइम की यदि बात की जाए तो टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता है, और इसको लिखेंगे कैपिटल टी, ठीक है। ऐसे ही मैं कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में लिख रहा हूँ, जैसे टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग एसआई यूनिट केल्विन में मेजर करते हैं, के से केल्विन में मेजर करते हैं, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या होता है, के और थीटा। कुछ बुक थीटा भी लिखते हैं, इसीलिए मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, ठीक है। के या थीटा कहीं पे लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ये टेम्परेचर का एक तरीके का डायमेंशन होगा। ये टेम्परेचर की बात हो गई। फिर है इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट, सिर्फ करंट लिखने से काम नहीं चलेगा। करंट का मतलब होता है फ्लो, करंट का मतलब होता है बहाव, वाटर करंट भी तो होता है ना, इस कारण से आगे इलेक्ट्रिक करंट लिखना होगा। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होगा, एम्पियर, ठीक है। एम्पियर, ए से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका ए और आई ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से मेजर किया जाता है, ठीक है। इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे तो इसको MOL लिखा जाता है, ठीक है ना। इसको मोल से मेजर किया जाता है, मोल ही लिखेंगे इसको ऐसे करके, ठीक है। फिर है सेवंथ है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, तो लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, इसका यूनिट होता है कैंडेला। इसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला। इसको CD से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से ये सब जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके मैंने यूनिट और डायमेंशन की बात की। यूनिट और डायमेंशन की बात हो गई कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या यूनिट होगा, क्या डायमेंशन होगा, और ये कौन से फिजिकल क्वांटिटी हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उनकी बात हो रही है यहाँ पे,
ठीक है, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, समझ गए ना। अब इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव्ड क्वांटिटी बनेगा। डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब क्या हो गया, वैसे क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड होंगे, वैसे क्वांटिटी को हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ओके, इसको लिख लीजिए आप समझ के। अब बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की। देखिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है, ऐसा क्वांटिटी जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी के जो लिस्ट का जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का जो लिस्ट था उसके हेल्प से डिराइव किया जाता है, उसको हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है ना। सच टाइप ऑफ क्वांटिटी which derive with the help of fundamental quantity, known as derived physical quantity। ठीक है ना, ऐसा क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से डिराइव किया जा रहा है उसको हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या एक टाइप का लेंथ है, तो ये लेंथ क्या हो गया, फंडामेंटल हो गया। टाइम क्या हो गया, फंडामेंटल हो गया। और वेलोसिटी क्या हो गया, ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, है ना। इस तरीके से ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है इसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, है ना। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को। और जैसे ये वेलोसिटी की बात होगी, इसी तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं। और भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए मैं बात कर रहा हूँ एक्सेलरेशन की, यदि एक्सेलरेशन की मैं बात करूँ तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। अब ये वेलोसिटी क्या हो गया भाई, डिराइव्ड हो गया। टाइम क्या हो गया, फंडामेंटल हो गया। अब एक्सेलरेशन क्या हो गया, डिराइव्ड हो गया। तो इस तरीके से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये दोनों डिराइव्ड है। अब एक्सेलरेशन इनटू मास फोर्स हो जाएगा, तो फोर्स भी डिराइव्ड हो जाएगा। तो ये सब कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो हम लोगों ने सीख लिया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, हम लोगों ने सीखा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। अब जब मैंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को और यूनिट को सीख लिया था जस्ट पिछले सेक्शन में, तो अब हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के भी यूनिट और डायमेंशन को सीख लेते हैं, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग, इसको लिखिए। देखिएगा जैसे जब बात की जा रही है यहाँ पे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की, तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लें। तो वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, तो L बाई टी हो जाएगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L(t-1). तो कुछ इस तरीके से आप डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का लिख सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन से ये डायमेंशनल फॉर्मूला बना, ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन की यदि बात की जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम होता है। वेलोसिटी बाई टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशन क्या, अभी तुरंत देखा हम लोग, Lt-1 होता है, टाइम का t हो गया, तो एक्सेलरेशन का क्या होगा, Lt-2 हो गया। देखिए कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो जाता है, जैसे वेलोसिटी
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, स्पीड लिखेंगे तो डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस भी एक टाइप का लेंथ होगा। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी और स्पीड का जो डायमेंशन है वो सेम होगा। वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन LT-1 रहेगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकाला है। इसी तरीके से फोर्स का डायमेंशन निकालते हैं। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स का यदि डायमेंशन लिखेंगे तो मास का डायमेंशन और एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, MLT-2। ठीक है। यदि इसी के साथ यदि इसके यूनिट को भी लिखा जाए तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, इसके यदि यूनिट की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो वेलोसिटी का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड। LT-1 है ना, L की जगह पे मीटर, टाइम की जगह पे सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। यदि आप एक्सेलरेशन के यूनिट की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, इसके यदि यूनिट को लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा। LT-2 है, लेंथ की जगह पे मीटर, टाइम की जगह पे सेकेंड, तो वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा यूनिट इसका। इसी तरीके से जैसे फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ तो फोर्स क्या हो जाएगा, MLT-2। यदि इसके यूनिट को लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा हो सकता है। इसको शॉर्ट में न्यूटन कहा जाता है, क्योंकि न्यूटन फोर्स को डिटेल्ड में डिस्कशन करने वाले न्यूटन थे, तो उनके नाम पे इसका यूनिट पड़ा है न्यूटन। इसका CGS यूनिट डाइन है, जो कि जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। तो ये हो गया फोर्स। फोर्स भी एक टाइप का डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। तो हम लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सीखा और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सीखा है। लिख लीजिए आप इसको। अब हम लोग बात करते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये देखिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास यूनिट तो हो लेकिन डायमेंशन नहीं हो, यूनिट हो डायमेंशन नहीं हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो ऐसा दो फिजिकल क्वांटिटी है और दोनों एंगल से रिलेटेड है। ठीक है। एक है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। ठीक है। एक प्लेन एंगल है, जैसे मान लो ये थीटा है, ठीक है, ये L है, ये रेडियस R है, ये सर्कल का एक पार्ट है। तो थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, L/R लिखते हैं। इसको पैरालेक्स मेथड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पैरालेक्स मेथड। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, L/R। L ये लेंथ हो गया, R रेडियस हो गया। ठीक है। तो ये प्लेन एंगल है। ठीक है। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर कॉर्नर पे कितना एंगल बनता है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो वो एंगल कौन सा होता है, प्लेन एंगल होता है। ठीक है। ये प्लेन एंगल है। इसका SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट रेडियन होता है। इसका SI यूनिट क्या होगा, रेडियन। ठीक है। प्लेन एंगल का SI यूनिट रेडियन होगा। ओके। पाई रेडियन का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। पाई रेडियन का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 180/पाई डिग्री, मतलब 180/3.14 डिग्री। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। 57 के आसपास आएगा ये, जितना भी है। तो 1 रेडियन आ गया। ठीक है। इसी तरीके से हम 1 डिग्री इक्वल टू, ये 1 रेडियन कैलकुलेट किया गया। 1 डिग्री कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, π/180। तो क्या हो जाएगा, π/180 रेडियन। ये हो गया 1 डिग्री इक्वल टू 3.14/180 हो गया, रेडियन हो गया। तो आप इस तरीके से डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये प्लेन एंगल हो गया। जैसे बोल दिया जाए 60 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 1 डिग्री इक्वल टू π/180। तो 60 डिग्री इक्वल टू π/180 इंटू 60 रेडियन हो जाएगा।
रेडियन के ऊपर में c, ठीक है, डिग्री में ऊपर में 0, ठीक है, तो ये 3 से कट गया, तो 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, π/3 रेडियन हो गया, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लोग प्लेन एंगल का यूनिट निकाल लेंगे। इसका डायमेंशन नहीं होता, इसका यदि डायमेंशन की बात की जाएगी, यदि आप एंगल की बात करते हो तो इसका डायमेंशन कितना लिखोगे, m0 l0 t0, न मास है, न लेंथ है, न टाइम है, तो ये क्या हो गया, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ये कैसा क्वांटिटी हो गया, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी हो गया। आ गया समझ में सभी लोगों को। तो ये प्लेन एंगल हो गया। इसी तरीके से एक होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है, थ्री डायमेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। ये क्या हो गया, 2D कॉन्सेप्ट हो गया, 2D कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, ये 2D कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन जब बात करेंगे 3D कॉन्सेप्ट की, जैसे स्फीयर और कोन, कोन क्या है, एक तरह का 3D एंगल बनाता है, ठीक है ना, 3D एंगल बनाता है। जैसे मान लो एक कोन, एक ये कोन है, ठीक है, और एक कोन कुछ इस तरह का कोन है, ऐसा कोन है, तो निश्चित तौर पे ये जो है ये ज़्यादा एंगल बना रहा है, ये कम एंगल बना रहा है, तो ये जो एंगल बना रहा है ये 3D एंगल बना रहा है। तो 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, लिख लीजिए इसको, 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल हो गया, सेकेंड में लिख लीजिएगा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल में लिखिएगा 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। और सॉलिड एंगल को जनरली हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ओमेगा से, लेकिन इसका डायमेंशन तो होगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, m0 l0 t0, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। लेकिन यदि इसके यूनिट की बात होगी तो इसका यूनिट होता है स्टे रेडियन, स्टे रेडियन, इसके यूनिट की बात होगी तो ये स्टे रेडियन होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ओके, स्टे रेडियन होता है। और ये यदि आप सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना चाहते हो तो सॉलिड एंगल होता है एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर। ये मैं एक जनरल फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, ये 100% सही नहीं है, ठीक है, 100% कुछ और होता है। ये एरिया नॉर्मल एरिया लिया जाता है, ठीक है, a cos थीटा बाई आर स्क्वायर होता है, a cos थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। एक्चुअल फार्मूला मैं लिख दूँ क्या, ठीक है, एक्चुअल फार्मूला a cos थीटा बाई आर स्क्वायर होता है, ओके। तो जनरली cos थीटा का वैल्यू 1 होता है तो a बाई आर स्क्वायर लिखते हैं। तो सॉलिड एंगल, कोई स्फीयर यदि रहेगा, स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल का वैल्यू 4π होगा, 4π स्टे रेडियन। देखो अभी यदि इसमें कोई कन्फ्यूजन है ना तो कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये सब फिजिक्स में बहुत डिटेल में सिखाया जाएगा। मैं और भी इस पर बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन अभी बताने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप जब समझ ही नहीं पाओगे, सीख ही नहीं पाओगे, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं, सीख भी गए तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी इस चैप्टर में इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन नहीं मिलने जा रहा है, ठीक है। तो अभी बस इसको बस जान लो कि एक स्टे रेडियन एक यूनिट होता है किसका, सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल है क्या, 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल है, ठीक है। यदि आप कंप्लीट स्फीयर की बात करेंगे तो ये 4π स्टे रेडियन होगा। ये क्या हो गया, सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर, सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, समझ गए ना, सब लोग सीख गए इस चीज़ को। तो ये था कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाता है। उसमें हम लोग डिफरेंट चैप्टर के डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।